हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अश्विन। डेली वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का ये डे 23 है। आज की इस क्लास में मैं आपको क्लोज टेस्ट, पैरासिम्बल्स और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाऊंगा। इसकी फाइल को ऑलरेडी ही मैंने बैच के ग्रुप में अपलोड कर दिया है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो सेगमेंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, इस पे आते हैं। सामने पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं, फिर इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अनलाइक द मासेस, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड इंग्लिश लिखी है, अनलाइक द मासेस। बहुत बार आप ऐसे स्टेटमेंट्स देखते होंगे। पता नहीं आप कितनी बार ऐसे स्टेटमेंट्स जब देखते हैं तो समझ पाते, कितनी बार नहीं समझ पाते। मैं बताता हूँ। ये लिखा हुआ अनलाइक द मासेस, इसका मतलब होता है दूसरों से अलग। अनलाइक का मतलब ये है कि उनके जैसे नहीं है आप। जैसे कहा जाए अनलाइक यू, तो अनलाइक यू का मतलब है आपसे अलग या आपके जैसा नहीं। अनलाइक द मासेस का मतलब है लोगों से अलग। जैसा भीड़ करती है वैसा नहीं। मास का मीनिंग आप जानते नहीं जानते हैं? ये देखिए, मास का मतलब भीड़ से होता है। मास का मतलब ज्यादा होता है सर। ये देखिए, मास से मास खुद बनता है, मास से मैसिव बनता है सर। मैसिव, मैसिव लॉस जिसको कह सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और मास से ही सर मैसेकर बनता है। नरसंहार को कहते हैं, ब्लड शेड को कहते हैं। मास से ही सर अमास इस्तेमाल होता है, ये बनता है। इतने सारे वर्ड्स मास से बनते हैं। मास लोगों की भीड़ को कहते हैं। मैसिव जिसका मतलब ही होता है ज्यादा, ह्यूज, मैसिव, लार्ज। मैसेकर ब्लडशेड को कहते हैं, कार्नेज को, नरसंहार को कहते हैं। अमास चीजों को इकट्ठा करना। अमास खासतौर पर जैसे कि पैसा बहुत सारा जुटा लेना। अमास लॉट ऑफ मनी, अमास फॉर्च्यून, अमास अमास लॉट ऑफ सपोर्ट। ऐसे सब कुछ हो सकता है। तो लोगों से अलग, है ना, भीड़ से अलग। इंटेलेक्चुअल्स हैव टेस्ट फॉर रेशनैलिटी। जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स मतलब पढ़े लिखे समझदार लोग, उनके भीतर एक टेस्ट होता है रेशनैलिटी का। मतलब उनका रेशनैलिटी की तरफ बड़ा झुकाव होता है। रेशनैलिटी का मतलब होता है वास्तविकता, व्यवहारिकता। चीजें रैशनल है तो एक तरीके से उनके पीछे तर्क है, प्रॉपर होमवर्क किया गया है उनके पीछे। समझ रहे हैं ना? बेतुका जो नहीं है, जो मीनिंगफुल है, लॉजिकल है, जेन्युइन है, उसको रैशनल बोलते हैं। एंड एन इंटरेस्ट इन फैक्ट, और उनका इंटरेस्ट होता है तथ्यों को जानने में। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो पढ़े लिखे समझदार काबिल होशियार लोग होते हैं, उनमें एक लगाव होता है रेशनैलिटी के लिए और फैक्ट्स के लिए, कि चीजें व्यवहारिक हों, चीजें वेल सपोर्टेड बाय लॉजिक हों, और सच पर आधारित हों। फिर आगे बढ़ते हैं। देयर क्रिटिकल हैबिट ऑफ, उनमें एक अलग सी आदत होती है दिमाग की, जिसमें क्या होता है, मेक्स देम रेजिस्टेंट टू द काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा दैट वर्क सो वेल ऑन द मेजॉरिटी। उनमें एक अलग प्रकार का जो 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 आदत होती है उनके दिमाग की, उससे क्या होता है कि जो प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा मतलब एक तरीके से प्रोपेगेंडा जानते होंगे, झूठा मूठा प्रचार होता है ना। चाल और लोगों को गुमराह करने के तरीकों को प्रोपेगेंडा बोलते हैं। और ये चाल या लोगों को गुमराह करने का ये तरीका मेजॉरिटी पे बड़ी अच्छे से काम करता है। ठीक, मेजॉरिटी पे बढ़िया से काम करता है। लेकिन यही प्रोपेगेंडा जो है इंटेलेक्चुअल्स पे काम नहीं करता। वो रेजिस्टेंट रहते। रेजिस्टेंट होने का मतलब है कि आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या वाटर रेजिस्टेंट वॉचेस आती हैं कि पानी का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं
उन पर इस प्रकार का जो प्रोपेगेंडा है जो मेजॉरिटी पे बहुत तेजी से काम करता है वो नहीं काम करता। अब देखिए, इंटेलेक्चुअल्स आर काइंड ऑफ पीपल हु डिमांड एविडेंस। इंटेलेक्चुअल्स वो लोग होते हैं जो सबूत की मांग करते हैं। एंड शॉक्ड बाय इलॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज एंड फैलेसीज, जो जो ये डिमांड करते हैं कि ये बात बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था, इसका कोई एविडेंस दीजिए, जो एविडेंस की मांग करते हैं। साथ ही साथ वो इस बात से शॉक हो जाते हैं। कौन सी बात से? लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज एंड फैलेसीज। फैलेसीज मतलब भ्रम जिसको कहते हैं, झूठ जिसको कह सकते हैं, है ना, फैलेसी बोलते हैं। लगे कि सच है लेकिन वो सच ना हो। इलॉजिकल, लॉजिकल इनकंसिस्टेंस मतलब कुछ भी कहा जा रहा है लेकिन उसके पीछे कोई कोई तर्क नहीं है, एक तरीके से कोई निरंतरता नहीं है एक प्रकार से। अब झूठ वाली बातें हैं तो ऐसी चीजें उनको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। अब देखिए, they regard oversimplification as the original sin of the mind and have no use for slogans। उन्हें लगता है कि जो ओवर सिंप्लीफिकेशन है चीजों का, मतलब चीजें बड़ी ही सरल हो। ओवर सिंप्लीफिकेशन का यही मतलब होता है कि लगे कि सब कुछ बड़ा सरल है, सब कुछ बहुत ही सरल है। उनके हिसाब से यही सिन ऑफ माइंड है, मतलब यही दिमाग की एक प्रकार से फिजूल का काम है दिमाग का। सिन का मतलब पाप है, जानते होंगे। मतलब जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो ये समझते हैं कि चीजें हमेशा से सरल नहीं है, आपको उन्हें सरल बनाना होगा, दिमाग खर्च करना होगा, जूझना होगा, है ना। तो अगर कुछ कोई ये बताता है कि ये काम ऐसे हो जाएगा, बहुत सरल है, तो ये जो ओवर सिंप्लीफिकेशन वाली बात है ना, उन्हें लगता है कि ये बातें बेकार है ना, ये बातें बहुत ही खराब है। क्योंकि सच ये नहीं है कि ओवर सिंप्लीफिकेशन आसानी से कुछ मिल जाएगा आपको। ओवर सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ना टेट की तैयारी करनी है, मुझे एसएससी की तैयारी करनी है। तो जो वहाँ काउंसलर्स होते हैं वो आपको ऐसे बताते हैं कि आप ये टाइमिंग है, ये कोर्सेज है, ऐसे ऐसे करेंगे, 6 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो वो आपको ऐसा लगता है कि 6 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और साल भर में आपको नौकरी मिल जाएगी। मतलब बोलते ही ऐसे हैं कि सब कुछ जो पेपर में आता है वो पढ़ा दिया जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा, आप राजा बाबू हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे। चीजें बड़ी ही सिंपल सी लगने लगती हैं कि ऐसा हो जाएगा। होता है ना, जैसे कि इंजीनियरिंग का कोर्स करने कोई बच्चा जा रहा है तो वो जो कॉलेज वाले होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं, तब ऐसा लगता है कि शायद इंजीनियरिंग कर लेंगे, हम 4 साल का बीटेक कर लेंगे और ऐसे ऐसे पढ़ा देंगे कि हम इंजीनियर बन जाएंगे और फिर हमको तुरंत एक बहुत बढ़िया पैकेज मिल जाएगा, है ना, लाखों में पैकेज मिल जाएगा। तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है सर। द अनक्वालिफाइड असर्शंस एंड स्वीपिंग जनरलाइजेशंस। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं वो स्टेटमेंट्स जो सामान्य रूप से काम करती हैं सोसाइटी पे, वो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब है जैसे कि आप ये कहें कि 15 जून के बाद से बारिश होने लगती है, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है क्योंकि प्रायः होती है। अब इस बार देखिए 15 जुलाई तक बारिश नहीं हुई, समझ रहे हैं ना, आज 22-23 तारीख है तब कहीं बारिश हो रही है। तो जनरल स्टेटमेंट को स्वीपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। विच आर प्रोपेगेंडिस्ट स्टॉक इन ट्रेड, जिस पे जो लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ये लोग इस इन्हीं बेकार की बातों पर अपना धंधा चलाते हैं, लोगों को बरगलाते हैं एक प्रकार से। देखिए सर, पैराग्राफ बहुत छोटा था लेकिन मीनिंगफुल बहुत है, इसलिए मैंने समय लेकर के आपको पढ़ाया। आइए पहले क्वेश्चन पे करते हैं, आते हैं। इंटेलेक्चुअल्स आर काइंड ऑफ पीपल हु, कैसे लोग हैं वो? लुक फॉर एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज एंड फैलेसीज। देखिए, जो लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज एंड फैलेसीज है, मतलब झूठ है, जिनमें निरंतरता का अभाव है, जो बातें खोखली हैं, सच नहीं है, तो उनमें एविडेंस को ढूंढने का क्या फायदा है सर, है ना। एक्सेप्ट ओनली दोज थिंग्स विच आर लॉजिकली कंसिस्टेंट एंड वेल सपोर्टेड बाय एविडेंस, ये होना चाहिए
कि इंटेलेक्चुअल्स वो लोग हैं जो सिर्फ उन्हीं चीजों को स्वीकार करते हैं जो लॉजिकली ठीक है और जिनके पीछे एविडेंस है। ये होगा सर। फैलेसीज मीन्स, क्या मीनिंग है मैंने बताया था। फैलेसीज का मतलब है जो चीजें अनरियल है उनसे है। पढ़ी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, ये क्यों होगा। इनकंसिस्टेंसीज भी नहीं होना चाहिए, है ना, निरंतरता का अभाव जिसको कहेंगे। फॉल्स एविडेंस हो सकता है ना, फेलियर्स तो असफलता को कहते हैं, वो नहीं होगा। फेलियर्स असफलता को कहते हैं, फॉल्स एविडेंस को कह सकते हैं, है ना, झूठ मूठ की बात है। नंबर 3 अट्रेट। अब इसमें आप हो सकता है कभी हो सकता है आप में से किसी ने इनकंसिस्टेंसीज लगा दिया हो, तो इनकंसिस्टेंसीज ना करिएगा, फॉल्स एविडेंस करिएगा। अ ट्रेट इन विच या ट्रेट विच इंटेलेक्चुअल्स डू नॉट पॉसेस इज, ट्रेट मतलब होता है लक्षण। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी अगर आपको डाउट लगता है कहीं पर, तो आपका जो बैच का ग्रुप है उस ग्रुप में आप तुरंत अपने डाउट को पोस्ट करिए, मैसेज डालिए, या फिर जो मेरा खुद नंबर है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डाउट को, बस आपके डाउट का आंसर दिया जाएगा। एक ट्रेट जो इंटेलेक्चुअल्स के पास नहीं होता है, कौन सा ट्रेट इंटेलेक्चुअल्स के पास नहीं होता बताइए। रेशनैलिटी तो होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग भी होती है, ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं होता। वो ये मान के चलते कि चीजें बहुत ज्यादा सरल नहीं है, हमें जूझना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड है होंगी, लेकिन मुश्किल लगेगी या समय भी लगेगा। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज सजेस्ट, जो पैसेज का पहला सेंटेंस है ये unlike the masses, intellectuals have taste for rationality and interest in facts। बताइए, intellectuals behave like individuals not like members of crowd, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इंडिविजुअल्स आर इंटेलेक्चुअल्स नहीं, हर कोई कहाँ होशियार है सर। इंडिविजुअल मतलब हम भी, आप भी, सब लोग, तो क्या सब लोग होशियार है? नहीं। ऑल इंडिविजुअल्स हैव टेस्ट फॉर रेशनैलिटी, नहीं, सबके पास नहीं होता, सब लोग लॉजिकली नहीं सोचते सर, सिर्फ इंटेलेक्चुअल सोचते हैं, ये गलत है। ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, नहीं, ये भी नहीं, ये होगा सर। इंटेलेक्चुअल्स, हाँ मैंने बोला ना, इंटेलेक्चुअल्स मेजॉरिटी या क्राउड के जैसे काम नहीं करते, उनकी अलग अलग आइडेंटिटी होती है, वो मेजॉरिटी या ग्रुप के जैसे नहीं काम करते, वो इंडिविजुअल्स होते हैं एक तरीके से, है ना, अलग अलग, है ना, अलग अलग राय होती है, वो कोई ग्रुप में नहीं होते। ए करेक्ट आंसर है। नंबर 5 मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मेजॉरिटी ऑफ पीपल कैसी होती बताओ, अधिकांश संख्या में लोग कैसे होते हैं? वर्क विद इंटेलेक्चुअल्स, नहीं, वो इंटेलेक्चुअल्स के साथ मन से काम करते नहीं। पॉसेस अ क्रिटिकल हैबिट ऑफ माइंड, नहीं सर, मेजॉरिटी के पास ये नहीं होता, तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स के पास होता है जो कि माइनॉरिटी में होते हैं। रजिस्ट प्रोपेगेंडा, नहीं, ये भी काम जो है सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स करते हैं, कि जो चाल है, जो जाल है, उससे बचे रहेंगे, वो रजिस्ट करेंगे उसको, प्रोपेगेंडा को दूर रखेंगे। डू नॉट पॉसेस अ क्रिटिकल हैबिट ऑफ माइंड, मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं उनमें सोचने समझने की बढ़िया क्षमता नहीं होती। अगला सेगमेंट है क्लोज टेस्ट का। अच्छा, क्लोज टेस्ट ध्यान से मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान से आप पढ़िएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से, बहुत बेनिफिट होगा। आइए बढ़ते हैं। ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं, आगे के ये 4 क्वेश्चंस हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू मेक वेजिटेबल्स सिग्निफिकेंटली स्कार्सर अराउंड द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि जो राइज इन टेम्परेचर है, उसी को तो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, कि तापमान में वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से यह संभावना है कि जो वेजिटेबल्स हैं, यानी कि जो सब्जियां हैं, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाएगी अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में। सिग्निफिकेंटली स्कार्स मतलब इनकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी, सब्जियां कम हो जाएंगी पूरी दुनिया भर में। अनलेस न्यू ग्रोइंग प्रैक्टिसेस, अगर अगर जो नए तरीके हैं और जो क्रॉप वैरायटीज अडॉप्ट नहीं की जाती हैं, ये बात रिसर्चर्स ने वार्न की है।
रिसर्चर्स ने वार्न की है। लिखा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे दुनिया भर में जो वेजिटेबल्स हैं उनकी मात्रा, उनकी संख्या कम हो जाएगी अगर नए नए तरीके जो हैं फसल उत्पादन के या कृषि उत्पादन के नहीं अपनाए जाते और अच्छी वैरायटीज को नहीं अडॉप्ट किया जाता। ये है सर। हाँ, और अब ध्यान से देखिएगा सर, इसमें ऑप्शंस में क्या होगा। वल्नरेबल नहीं होगा। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, अनसेफ। एडमेंट, जिद्दी को कहते नहीं। रेजिलियंट होना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड रखिए। रेजिलियंट का मतलब होता है क्या, जो जो हर मौसम में ढल जाए एक तरीके से। रेजिलियंट मैंने आपको आपके बैच में पढ़ाया है, जो ऐसी क्रॉप वेराइटीज जो हर मौसम में उग जाए, है ना। बहुत गर्मी हो तो भी उग जाए वो फसल, बहुत ठंड अगर हो तो भी वो फसल उग जाए, खराब ना हो एक तरीके। बहुत ज्यादा सेंसिटिव ना हो जिसको कहा जाता है। हाइब्रिड नहीं होना चाहिए सर। हाइब्रिड दो प्रकार की चीजों के मिक्सअप को कह सकते हैं हाइब्रिड, वो नहीं होना चाहिए सर। ये कहाँ लिखा है कि जो हाइब्रिड क्रॉप होती है वो बहुत ऐसी होती है ना। हाइब्रिड का मुख्य रूप से मतलब होता है जिसकी पैदावार बहुत ज्यादा हो। हाइब्रिड का ये मतलब नहीं है कि अगर बहुत बारिश होगी तब भी फसल बची रहेगी, बहुत गर्मी होगी तब भी फसल बची रहेगी। रेजिलियंट होने का यही मतलब है, ऐसी वैरायटीज जो ज्यादा टेम्परेचर में भी चल जाए। ग्लोबल वार्मिंग है ना, तो जो ज्यादा टेम्परेचर हो तब भी वो फसलें जो हैं वो उग जाए या पनप जाए। ये बात रिसर्चर्स ने बोली। लिखा एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस सदी के अंत तक, यही मीनिंग होगा सर। इस सदी के अंत तक क्या क्या बोलोगे सर? बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस सदी के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। लेस वाटर एंड हॉटर एयर, पानी की कमी, हवा में अधिक गर्मी, विल कंबाइन टू कट एवरेज, वो दोनों चीजें मिल जाएंगी। कौन सी दो चीजें? लेस वाटर एंड हॉटर एयर, पानी की कमी हो जाएगी, हवाएं बहुत गर्म हो जाएंगी। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इससे जो एवरेज वेजिटेबल्स की जो उपज है, जो औसत उपज है, औसत उपज है, उपज को या तो हम प्रोडक्शन बोल सकते हैं, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, या एवरेज ईल्ड। लिखा कहीं, ये देखिए, एवरेज ईल्ड्स ऑफ वेजिटेबल्स। मैंने आपको ईल्ड्स भी पढ़ाया है, अभी शायद पिछले सेशन में पढ़ाया होगा। ईल्ड्स का मतलब उपज से होता है। तो इससे जो औसत उपज है ना वेजिटेबल्स की, ग्रोथ नहीं सर, प्रॉफिट लाभ नहीं सर, एस्टिमेट आकलन नहीं, एवरेज ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल्स नहीं सर, इससे उपज कम हो जाएगी। बार बार यही तो हो रहा है कि सब्जियों की मात्रा कम हो जाएगी। तो इससे जो औसत उपज है वेजिटेबल्स की, which are crucial to a healthy diet, by nearly 1/3, एक तिहाई उपज कम हो जाएगी सर, एक तिहाई। सेट द रिपोर्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस। यहां पर ये बातें हुई हैं कि इससे उपज इतनी सारी कम हो जाएगी। एवरेज ईल्ड्स। नंबर 4 देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस, ये लिखा हुआ 4 डिग्री तापमान बढ़ेगा, है ना सर। लॉजिक की बात है, 4 डिग्री तापमान बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस अपवर्ड इन टेम्परेचर, नहीं, डिफरेंस नहीं। डिफरेंस का मतलब तो हो सकता है कि 40 से 44 हो जाए, हो सकता है 40 से 36 पे भी आ जाए। तो ग्लोबल वार्मिंग तो टेम्परेचर के बढ़ने का ही नाम है ना, तो डिफरेंस नहीं करेंगे। मेजरमेंट तो मतलब सिर्फ मापना हुआ। सही है, इंक्रीज। कहाँ गया भाई? ये इंक्रीज सही है। 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर विच साइंटिस्ट एक्सपेक्ट। ठीक है, अपवर्ड नहीं है, अपवर्ड एक नाउन नहीं है सर, वो एडजेक्टिव है, आपको यहां पर नाउन रखना चाहिए।
4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि वृद्धि तो पहले में रेजिलिएंट क्रॉप्स जो हर जगह पनप जाए, हर मौसम में पनप जाए, फिर ईल्ड्स और इंक्रीज होना चाहिए, विच साइंटिस्ट एक्सपेक्ट बाई 2100 इस समय तक इतना तापमान बढ़ जाएगा। इफ ग्लोबल वार्मिंग अगर ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूड, सो पास्ट की बात ही नहीं करी गई, अब से लेकर भविष्य की बात हो रही है। अब देखिए ना, सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है, इज एक्सपेक्टेड, वॉज एक्सपेक्टेड नहीं लिखा, ये नहीं होगा, कंटिन्यू भी नहीं होगा। कारण है सर, ग्लोबल वार्मिंग सिंगुलर सब्जेक्ट, नियम के मुताबिक अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो मेन वर्ब में एस लगना चाहिए सर। अब कंटिन्यूज और विल कंटिन्यू के बीच में आपको चूज करना है, तो सही आंसर है कंटिन्यू। इफ के बाद, इफ एक कंडीशनल वर्ड है, कंजंक्शन है, इसके साथ जो है प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, ना कि फ्यूचर टेंस आना चाहिए। इफ ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूज ऑन इट्स करंट, अगर ग्लोबल वार्मिंग अपने रास्ते पर चलती रहती है, ट्रेजेक्टरी बोलेंगे सर नंबर 6 में, करंट ट्रेजेक्टरी एक रूट को कहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, मतलब जो भी रास्ता हो, अपनी धुन में मगन रहेगी, अपने वर्तमान रफ्तार से चलती रहेगी, अपने वर्तमान रास्ते पर चलती रहेगी, ऑन इट्स, इफ ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूज ऑन इट्स करंट ट्रेजेक्टरी, वेलोसिटी मतलब रफ्तार से है, तो सर अगर रफ्तार की बात कर रहे हैं तो यहां होना चाहिए इफ ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूज विद इट्स करंट वेलोसिटी, है ना। अगर वो वर्तमान की रफ्तार के साथ तो विद लगाइएगा सर, विद इट्स करंट वेलोसिटी। मैग्नानिमिटी तो भव्यता को कहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, जैसे कि बहुत सा बड़ा इंतजाम कराया गया है शादी बारात का, मैग्नानिमिटी कहा जाएगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रफ्तार बढ़ाना। बात वही है सर, वेलोसिटी लगाएंगे तब भी विद लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन लगाएंगे तब भी। ट्रैजेक्टरी रास्ता होता है, उस रास्ते पर चलेगी, तभी तो ऑन लगा है सर, है ना। ये एक रास्ता है, इस रास्ते पर चलेगी, ऑन इट्स करंट ट्रैजेक्टरी। शैल रिड्यूस एवरेज यील्ड्स, देखिए आया कि नहीं आया, आया यील्ड्स, वही यील्ड्स इसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये देखिए आया। इससे जो औसत उपज है 31% कम हो जाएगी, सेज द रिपोर्ट। तो उपज को यील्ड्स बोला गया। अब सोचो, हो सकता है पीछे आप समझ ना पा रहे हो, तो आगे यील्ड्स दिया हुआ है, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि क्लोज टेस्ट को जब आप अटेम्प्ट करें तो अटेम्प्ट हो जाए तो ठीक, वरना आगे बढ़े। कई बार आगे जब बढ़ते हैं तब पीछे क्या होगा ये पता चलता है। अब The study shows that environmental changes, स्टडीज से क्या पता चलता है, ये जो पर्यावरण में बदलाव है, वातावरण में बदलाव है, सच एज इंक्रीज टेम्परेचर, मतलब तापमान में वृद्धि, एंड वाटर, अब पानी की किल्लत ही होगी सर, वाटर स्कार्सिटी ही होना चाहिए, हाँ तभी तो प्रॉब्लम्स है। वाटर स्कार्सिटी, सरप्लस तो बहुत ज्यादा हुआ, पोल्यूटेंट्स का मतलब हो जाएगा जो चीजें उसमें गंदा करती हैं पानी को, उसे पोल्यूटेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट नहीं सर, इंक्रीज टेम्परेचर एंड वाटर स्कार्सिटी में पोज, वाटर मैनेजमेंट तो अगर अच्छा हो जाए तो फिर समस्या ही नहीं, तो वाटर मैनेजमेंट से नहीं पता चलता है कि चीजें खराब है। वाटर स्कार्सिटी में पोज रियल, पोज मतलब देना, दिखाना, कारण बनना, सामने लेकर आना। इससे जो ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको एक बहुत बड़ी समस्या होगी। मे पोज रियल डेंजर, रियल थ्रेट, ऐसा होना चाहिए, रियल डेंजर, रियल थ्रेट। हाँ सर, मेलोड्रामा नहीं होगा, प्रिया चरित्र जिसको कहते हैं, ढोंग जिसको कहते हैं, नहीं ये नहीं होगा सर। एडवांटेज नहीं होगा सर, इससे एडवांटेज उनको कहाँ है, कंपटीशन उनको कहाँ, उनको आफत है सर, आफत है तो थ्रेट है। मे पोज रियल थ्रेट टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन,
with likely further impacts on food security and public health, जिस पे संभवतः असर नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का भले। तो ये पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट था। सोचो कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। आपने रेजिलिएंट को देखा, ईल्ड्स को देखा, है ना, फिर ग्रामर को रूल देखा, पीछे ऑन देखा, इधर कंटिन्यूस देखा, ट्रांजिक्टरी कितना शानदार वर्ड था, और थ्रेट टू खतरा। अगला सेगमेंट है पैरासिम्बल्स का, आइए पढ़ते हैं। इसमें पहले को पढ़ते हैं। मैंने अभी जो क्लोज टेस्ट आपको पढ़ाया है, अगर उसमें कोई डाउट आपको रह गया हो तो आप उसे मार्क करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो बैच का ग्रुप है या फिर जो मैंने अपना नंबर साझा किया है उनमें से किसी पर भी अपलोड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। कोशिश करें कि ग्रुप पे ही भेजें। देयर आर मेनी प्रॉब्लम कनेक्टेड विद स्पेस ट्रैवल। जब बात आती है अंतरिक्ष में यात्रा करने की तो बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं स्पेस ट्रैवल से संबंधित। आप बताइए सर, आर से शुरू कर दीजिए। हाँ, द फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ दीज, ये देखिए, यही प्रॉब्लम्स के लिए ये नाउन है, ये इसी का प्रोनाउन। अभी अभी आपने कहा कि स्पेस ट्रैवल में दुनिया भर की समस्याएं हैं, और फिर तुरंत आपने कह दिया कि पहली और सबसे बड़ी क्या है? दुनिया भर की समस्याएं। फिर कह रहे हैं पहली और सबसे बड़ी क्या है? ग्रेविटी। पहली समस्या और सबसे बड़ी समस्या क्या है? ग्रेविटी। बस आर से शुरू करिए, ये लिखिए, एक ही ऑप्शन है हमारे पास। ग्रेविटी क्या है? पढ़िए, पी में लिखा हुआ, पी में लिखा था, पढ़िए। एवरीथिंग इज हेल्ड डाउन टू द अर्थ बाय मैग्नेटिक फोर्स। हर चीज जो पृथ्वी पर टिकी हुई है वो एक मैग्नेटिक फोर्स से टिकी हुई है। इफ यू लेट योर पेंसिल ड्रॉप ऑन द फ्लोर यू कैन सी ग्रेविटी इन एक्शन। आप पेंसिल फ्लोर पे जब ड्रॉप करेंगे तो आपको ग्रेविटी दिख जाएगी। एस हो गया। द वेट ऑफ समथिंग इज अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय ग्रेविटी। किसी भी चीज का जो भार है उस भार से भी पता चलता है कि ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी है तभी तो भार है, वरना क्या है? द्रव्यमान है। यही तो लॉजिक है कि अगर ग्रेविटी है तो वेट है, अदरवाइज मास है। पढ़िए, रॉकेट मस्ट गो एट लीस्ट 2500 miles an hour to take a man beyond the gravity of the earth into space। अगर रॉकेट को पृथ्वी के स्पेस से बाहर जाना है तो उसकी रफ्तार ये होनी चाहिए 2500 miles an hour। तो ये हो गया सर, पहले में RPSQ हो जाता। नंबर 2 को देखिए। नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? The simplest way to understand how a jet engine works is to watch air escaping from a balloon। एक जेट इंजन कैसे काम करता है वो जानने के लिए, उस बात को समझने के लिए, एक बलून से जब हवा निकलती है ना उसको देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि जेट इंजन कैसे काम करता है तो उसको जानने का एक अच्छा तरीका ये है कि बलून में हवा भरिए और फिर उसको छोड़िए, तो जो हवा बलून से निकलती है उस निकलने के तरीके को देखिए। उस तरीके में खास यही है कि जब हवा बलून से निकलती तो हवा पीछे की तरफ भागती है और वो हवा बलून को आगे की तरफ भेजती है। आप कभी भी गौर करिए, पूरा बलून फुलाइए फिर उसको छोड़ दीजिए तो हवा पीछे आएगी, बलून आगे ही जाएगा, आगे जाएगा। हाँ। आर से शुरू कर दें या नहीं, आर से शुरू ना करिए, पी से शुरू करिए सर। पी से, पी में ही खाली बलून की बात करी गई है भाई। आप फिलहाल तो बलून की बात कर रहे हैं ना, एयर बलून से निकलते हुए देखे। पी में क्या लिखा?
जैसे ही हवा बाहर निकलती है, सही बात है, एयर को स्केप करते हुए देखिए, तो उसी में कहा गया जैसे एयर स्केप करती इट क्रिएट्स अ बैक प्रेशर, वो एक बैक प्रेशर क्रिएट करती दैट पुशेस द बलून फॉरवर्ड, जो कि बलून को आगे की तरफ पुश करती। पी से शुरू होगा सर, मिल गया सर, पी क्यू आर एस, मतलब सही लिखा है। हाँ, फिर क्यू को पढ़ लीजिए, इन जेट इंजन द इफेक्ट इज ऑलमोस्ट द सेम। हाँ सर, यही बात कि हवा निकलती बैक प्रेशर क्रिएट करती जिससे बलून आगे जाता है। जेट इंजन में भी यही होता होगा, हवा बाहर निकलती होगी, वो हवा पुश करती होगी, जेट इंजन आगे जाता होगा। पी क्यू कैसे होता है, ये जो इफेक्ट सेम है वो कैसे होता है। आर में लिखा है, एयर रशेस थ्रू अ ट्यूब, एयर एक ट्यूब से होकर जाती है। आ स्प्रे ऑफ गैसोलीन और कैरोसिन, गैसोलीन एक तरीके से इनफ्लेमेबल आइटम होता है, और कैरोसिन ये जो स्प्रे है गैसोलीन का या फिर कैरोसिन का, इज इंजेक्टेड इनटू द स्ट्रीम ऑफ एयर, इसे and a series of continuous explosions take place। ठीक, आर हो गया, एस हो गया, बस। अब आप देखिए, दुनिया भर के एक्सप्लोजन्स होते हैं, आवाजें आती हैं। नंबर 6 में क्या लिखा पढ़िए, एज द एक्सप्लोडिंग गैस रशेस फ्रॉम द रियर ऑफ द ट्यूब, जैसे ये गैस जो कि धकती हुई निकलती है, ये ट्यूब के रियर से, रियर मतलब पिछला हिस्सा, फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा होता है, तो जो ट्यूब है उसके पिछले हिस्से से बाहर निकलती है, बैक प्रेशर इज क्रिएटेड, तो एक बैक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वो बैक प्रेशर जो है ट्यूब को बहुत ही ताकत के साथ जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। पी क्यू आर एस हो जाएगा। नंबर 3 पे आ जाइए, द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर इज गवर्न बाय अ होस्ट ऑफ डिफरेंट लॉज, जो भारत का फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें तमाम अलग अलग प्रकार के नियम हैं, तमाम अलग अलग प्रकार के नियम हैं। is governed by a host of different laws। क्यों से शुरू कर सकते हैं वैसे हम, कोशिश भी करेंगे क्यों से शुरू करने की। कारण है इसका, दैट वर इनैक्टेड, जिनको लागू किया गया था, अब इनैक्टेड लॉ के लिए ही आएगा, लॉ के लिए, और लॉ पे ही रोका है पहला सेंटेंस। फाइनेंशियल सेक्टर में तमाम प्रकार के कानून हैं जो जिन्हें इनैक्ट किया गया, दैट रिलेट वो है ना रिलेटिव प्रोनाउन, जिन्हें इनैक्ट किया गया था एज एंड व्हेन नीडेड, जब कभी भी आवश्यकता पड़ी, टू फॉर्म वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज, ताकि तमाम नियामक तंत्रों को बनाया जा सके। समझ रहे हैं ना। ठीक, तो क्यू से शुरू कर दिया आपने, क्यू के बाद एस लिखा, लाइक दी आरबीआई। सही बात है, वो लिखा भी तो है क्यू में, when needed to form various regulatory bodies, तमाम नियामक तंत्रों को बनाने के लिए, जैसे कि आरबीआई, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब ट्राई जिसको कह सकते हैं, इनको बनाने में तो क्यू के बाद एस आ गया। बिल्कुल सही बात है, ईच ऑफ दीज बॉडीज, इन सभी संस्थानों ने, बिल्कुल सही लिखा है सर, इन्हीं बॉडीज की बात आगे कह दी गई है। हैज टेकन अ वाइल टू सेटल डाउन, टेकन अ वाइल मतलब उन्हें समय लगा थोड़ा एस्टैब्लिश होने में, एंड स्टार्ट वर्किंग एफिशिएंटली, और ढंग से काम करने में उन्हें कुछ समय लगा। सेबी फॉर एग्जांपल, सेबी की ही बात कर लेते हैं, 25 साल लगा उसे इफेक्टिव बनने में। लोग, कितना बढ़िया रिलेशन है सर, पी और आर का रिलेशन है, एस और पी का रिलेशन है, संस्थाओं का नाम ले लिया गया, फिर कह दिया गया ये जो बॉडीज हैं, यही संस्थाएं, इनको ठीक से काम करने में समय लगा। जैसे कि सेबी को ही ले लीजिए, स्टैब्लिश होने में इतना सारा समय लगा। तो कौन सा ऑप्शन है सर, क्यू एस पी आर, ऑप्शन नंबर। आगे पढ़ते हैं सर, पैराजम्बल्स 4। The plan is to grow 3 layers of tree and bushes। S1 पहला लिखा है
कि जो प्लान है उसमें ये है कि 3 लेयर्स बनाई जाए ट्री और बुशेस की, पेड़ और झाड़ियों की 3 लेयर्स बनाई जाए, 3 लेयर्स बनाई जाए। अच्छा, अब फर्स्ट विल बी ऑफ बुशेस, सही बात है, ये ठीक है ना। तो फर्स्ट विल बी ऑफ बुशेस, आर से स्टार्ट। फिर तो हो गया, बस बन गया सर। 3 लेयर्स बनाई जाएंगी ट्री और बुशेस की। पहली होगी बुशेस की, झाड़ियों की, आर से शुरू करिए। आर के बाद इसमें क्यों लिखा हुआ, पढ़ लेते हैं क्यों लिखा। सो दैट, ताकि, इफ अ व्हीकल गोज ऑफ द रोड, ताकि अगर एक गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है, इट डज नॉट कोलाइड विद समथिंग लाइफ थ्रेटनिंग, हाँ ऐसी किसी चीज से ना भिड़ जाए जिसमें जान माल का नुकसान हो। हाँ, जब सड़क के किनारे झाड़ी होगी, झाड़ियों की, तो अगर कोई व्हीकल सड़क से नीचे उतर भी जाती है, इट गोज ऑफ द रोड, तो झाड़ियों में फंस जाएगी। वो कुछ लाइफ थ्रेटनिंग टाइप का नहीं होता, उससे कोई जान नहीं निकल जाती किसी की, है ना। कोलाइड के साथ विद लगता है, याद कर लीजिएगा, भिड़ जाना। गोज ऑफ द रोड मतलब सड़क से नीचे उतर जाना। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब है जिससे जान चली जाए। तो पहले ये हो गई। सेकेंड होगी मीडियम साइज ट्री की, और तीसरी होगी बड़े बड़े फ्रूट ट्रीज की। फिर 6 पे लिखा है ओनली स्पीसीज इंडिजीनियस, कहीं लिख लीजिएगा। इंडिजीनियस को हिंदी में कहते हैं स्वदेशी, लोकल, बोलते हैं ना, लोकल के पेड़ लगाने चाहिए। टू द एरिया वर्ड बी प्लांटेड, लोकल के ही सिर्फ पेड़ लगाएंगे। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या मिल गया बताइए, आर वाला मिल गया, आर क्यूपियस। इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं सर। हाँ, नंबर 5 पे देखिए, एज अ सोसाइटी वी मस्ट लर्न फ्रॉम इट, यहां से नहीं शुरू होगा, इट लिखा हुआ ना। एक समाज के रूप में हमें इससे सीखना चाहिए। किससे सीखना चाहिए ये भी तो पता चले। ध्यान से इसमें देखिए, इसमें रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाइए। 2 ऑप्शन क्यू से शुरू हुए, और सिर्फ क्यू से नहीं सर, दोनों में क्यू के बाद पी भी है। प्रबल संभावना है कि इन्हीं में से कोई जीते, प्रबल संभावना है, क्यू को पढ़ते हैं। The current health crisis in India is a testament to dilapidated public health system across the country. कितनी स्टैंडर्ड इंग्लिश लिखी है। टेस्टामेंट एक मतलब जिसको कहेंगे प्रमाण है, नसीहत है ना, तो उसका खामियाजा है, या इस वजह से है, या ये दर्शाता है, जो करंट हेल्थ क्राइसिस है वो इसी चीज को दर्शाता है। इस चीज का प्रमाण है कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है देश भर में कितना जर्जर है, कितना जर्जर है। डिलिपिडेटेड का ये मतलब है जर्जर। टेस्टामेंट मतलब प्रमाण। और दूसरी बात, टेस्टामेंट के साथ प्रेपोजिशन कौन सा लगता है, टू लगता है। का प्रमाण बोली लेकिन लगाइए क्या, टू लगाइए, टेस्टामेंट टू। देश भर में जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम की हालत बड़ी जर्जर हो रखी है, तो उसका प्रमाण है ये, क्यों। के बाद भी एक समाज के रूप में हमें इससे सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। एंड डिमांड द एनफोर्समेंट ऑफ राइट टू हेल्थ, एक समाज के रूप में हमें इसी खराब स्थिति से सीखना चाहिए और डिमांड करनी चाहिए राइट ऑफ हेल्थ एज पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ, कि राइट टू हेल्थ को भी लागू किया जाए, एनफोर्स किया जाए। ऐसा भी कानून आए जिसमें राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, तो राइट टू हेल्थ भी होना चाहिए। दैट कम्स अंडर यही amendment of right to health, enforcement of right to health as part of right to life। ये जो right to life है, यही right to life आता है कहाँ, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 21 में आता है यही राइट टू लाइफ, जिसको कहेंगे। क्यू से शुरू करिए, क्यू पी लगाइए और एस आर लगाइए सर, है ना। इस धारा की जिसकी बात की गई है राइट टू हेल्थ की, ये चीज आती है आर्टिकल 21 में, ये लिखा हुआ है। तो लास्ट ऑप्शन सही है। ओके बॉस, इसी तरीके से आज का सेशन ओवर हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं ठीक से रिलेट करके आपको समझा पाता हूँ, आप ठीक से समझ भी पाते हैं। कोई डाउट आपको रह जाता है पांचों क्लोज टेस्ट में कहीं पर भी, या पैरा नहीं मतलब जो 8 क्वेश्चंस का क्लोज टेस्ट है वहां पर, या पैराग्राफ के 5 क्वेश्चंस में,
या फिर जो अभी अभी पैराजमल पढ़ा है, यहाँ पर आपको कोई डाउट रहा हो, किसी वर्ड को लेके कोई डाउट रहा हो, है ना, तो वो सब मुझे बताएं। हाँ, लेकिन छोटी छोटी बातों को नोट भी करें, अलग से नोट्स भी बनाएं। ओके बॉस, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, मौज करिए, खुश रहिए।